हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1। कल की क्लास में हमने 1.1 के जितने भी उदाहरण जितने भी क्या है उदाहरण उनको सॉल्यूशंस किया था। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर जो प्रश्नावली आपकी 1.1 है उसके सारे सवाल करेंगे। 7 के 7 सवाल एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। टोटल 5 सवाल है पहले सवाल के अंदर। सबके अंदर अभाज्य गुणनखंड करना 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 और 7429 का। एक एक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबको क्या लिखना, उनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की, और पहला सवाल है 140। इसका हल करते हैं। तो विधि कौन सी लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 1 से 40 के क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने। तो ध्यान देना, ये लो साहब 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या मुझे 2 का भाग लगाना चाहिए? क्योंकि इकाई अंक 0 है, भाजकता के नियम पता है और छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा कोई दिक्कत करेंगे भी नहीं। 140 में 2 का भाग लगाएंगे तो 70 बार जाएगा। 70 में वापिस 2 का भाग लगाएंगे तो 35 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 35 में 2 का नहीं जाता, क्या 35 में 3 का जाता है? 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। तो 5 और 3 8 होता है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। अब इकाई का अंक 5 है तो किसका भाग लगाना है? 5 का। तो लगाएंगे 5 का भाग। कितनी बार? 7 पंजे 35 और 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा। किसका जाएगा बेटा? 7 का। तो फिर अगर मुझे 140 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ये इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया। आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कितना सिंपल सवाल है। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको उदाहरणों में करने बताए। हमने एचसीएफ और एलसीएम भी आगे निकाला था, लेकिन यहाँ एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना, यहाँ आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लोगे आप अभाज्य गुणनखंड? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आता है कि एक नया सवाल आ रखा है एक बोर्ड के अंदर कि जैसे अगर यहाँ आपको घातों का योग पूछ ले, क्या पूछ ले कि 140 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होगा। जैसे 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग एक बार पूछा गया, तो देखते हैं कैसा सवाल। घातों का योग का मतलब है यहाँ घाते हैं उनको जोड़ दो। तो घात है 1 2, 1 1 और 1, तो जो घातों का योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 4। तो इसमें जो घातों का योग, ये पूरा एक नया सवाल है। मैंने आपको एकदम ऐसे बेसिक से बताया है कि करना क्या। कभी कोई घातों का योग पूछे तो घातों का योग आपको क्या करना है? इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए पहले सवाल के अंदर। बोलो हाँ या ना। पहले सवाल में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये सवाल है केवल एनसीईआरटी का, यहाँ तक सवाल है। घातों का योग मतलब घातों को जोड़ दो। 2 और 1 1, तो 2 3 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 140 में घातों का योग कितना हो गया? 4। कभी कोई पूछ ले तो थोड़ा घातों का योग में डरना मत, वही बात है जो पूछी जा रही। ठीक है सर। दूसरी बात, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है 156। अब 156 का मुझे निकालना आंसर। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आप लिख देंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख देंगे। तो 156 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये लो सब 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, कितनी बार? 78 बार। भाग लगा दिया मैंने, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर वापिस 2 का भाग लगाए, कितनी बार? 3 बार, 39 बार। 39 में वापिस 3 का भाग जाएगा, कितनी बार? 13 बार। और 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का। ये तो अभाज्य गुणनखंड है, 13 में 13 का ही भाग लगाना है। तो हमारे पास जो 156 आया है बेटा, 156 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात कितनी लिख सकता हूँ? 1। मुझे नहीं लगता इस सवाल में भी किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर भी आपको कोई घातों का योग पूछता, घातों का योग कितना हो जाता? 4, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो जब आप इनको जोड़ते तो घातों का योग कितना आ जाता? 4 आ जाता है। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे करने। अभाज्य गुणनखंड में आपको भाजकता के नियम पता होना चाहिए कि 2 का भाग क्यों दे रहा हूँ, 3 का क्यों दे रहा हूँ, और भाग तो देना आपको आना चाहिए। 10th क्लास में बैठे हो तो। है क्या किसी को कोई दिक्कत इस दोनों सवालों में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इन दोनों को देखो, फिर इनको मिटाते हैं, फिर ये 3 सवाल और करते हैं। देखो एक बार,
अब देखो आगे के 3 सवाल करते हैं। हमने 2 कर लिया था, पहला और दूसरा। अब 3 सवाल हैं, इन तीनों के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने, तो ध्यान से देखना। एक तो करना है आपको 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अब बात ध्यान से सुनो। अब आप पहले 2 का भाग लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2 का भाग तो नहीं लगेगा क्योंकि पीछे ना तो 0 आया, ना 2 आया, ना 4 आया, ना 6 आया, ना 8 आया, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या करते हैं, सब अंकों को जोड़ दें। देखो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 में 3 का भाग जाता है। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है तो डेफिनेटली उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 3825 में जो सबसे पहला भाग जाएगा वो जाएगा आपके 3 का। तो 3 में 3 का एक बार, 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 2, 22 हो जाएगा। 7 3 21 और 5 3 15, 1275 बार भाग आपका जाएगा। है कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे देखो। वापिस क्या 3 का जा रहा है क्या, 3 10 और 5 15, बिल्कुल 3 का जा रहा है। तो 4 3 12, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 25 बार। पहले 3 का भाग गया, वापिस 3 का गया। अब वापिस 3 का चेक करते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का नहीं जाता। अब 4 का वैसे भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा भाग 5 का, क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 का भाग जाएगा। 42 में जाएगा, 8 पंजे 40, 2 बचेगा और 5 बार भाग जाएगा। 85 है, वापिस 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार 17 बार। और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का। है क्या बेटा कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है? गुणनफल के रूप में लिखते हैं इसको। गुणनफल के रूप में आप अगर लिखेंगे तो मेरे पास आया है 3825। तो 3825 को लिखने का तरीका हो जाएगा 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17 की घात कितना 1। बोलो हाँ या ना। तो क्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आए क्या? बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड केवल 2 संख्याओं या 3 अंकों के आते हैं, ज़्यादा इतने बड़े आते नहीं, तो भी आप ध्यान रखें। यहाँ घातों का योग कितना हो रहा है बेटा? आप कहें सर यहाँ घातों का योग 5 हो रहा है, कैसे? देखो 2 2 4 1 कितना हो रहा है 5। तो घातों का योग भी आप थोड़ा थोड़ा साथ में ध्यान रखें। ठीक है, इस सवाल को हमने कर दिया। अब करते हैं 5005 के। 5005 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुण। क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 3 का जा रहा है? चेक कर ले। 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, तो नहीं जाएगा। फिर भाग जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 1001 बार। अब 5 का नहीं जा रहा, 6 का वैसे भी नहीं जाएगा। 7 का भाग जा रहा है क्या? देखो 7 का भाग चेक करना पड़ेगा, 7 का भाग जा रहा है क्या, चेक करते हैं। तो 1001 के अंदर 7 का भाग पहले 10 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, माइनस करोगे 2, 7 3 21, बिल्कुल गया 7। 7 का भाग जा रहा है 143 बार। क्या वापिस 7 का जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा। 8 का वैसे भी नहीं जाएगा। 9 के लिए अंकों का योग करते हैं, 4 3 7 और 1 8 हो रहा है। 10 का नहीं जा रहा, 11 का चेक कर लेते हैं। 143 है, 11 का भाग 11 एकम 11, माइनस करोगे 3, 11 3 33, बिल्कुल जा रहा है 11 का भाग। कितनी बार? 13 बार। और 13 तो एक अभाज्य संख्या, तो 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का। तो ये हमने क्या कर दिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो इसको अगर आप अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना चाहेंगे तो जो आपके पास 5005 है उसको आप लिखेंगे 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। यहाँ पर भी घातों का योग कितना हो रहा है बेटा? यहाँ पर भी घातों का योग हो रहा है 4, 1 2 3 और 4। बिल्कुल समझ। अब देखो ये जो सवाल है ना, इस सवाल को आप अपवाद कह सकते हो। अब आपको सर आपने ऐसा क्यों बोला? अपवाद क्या होता है? साइंस में आता है ना अपवाद, कि कुछ चीजें अपवाद स्वरूप हो जाती। कैसे? देखो अगर यहां पर आप लिखेंगे 74 29, क्या लिखेंगे 74 29, और इसमें अगर आप भाग लगाएंगे तो भाग ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का भाग जाएगा, ना 4 का जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। इसमें जो सबसे पहले भाग जाएगा वो भाग जाएगा 17 का। मैंने इसीलिए अपवाद बोला। तो आप इस एक सवाल को थोड़ा ध्यान रखें, जब करें तो ध्यान रखें कि
16 तक भाग किसी संख्या का नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 17 का। कितनी बार जाएगा देखो, 17 का भाग 74 में जाता है 4 बार, 17 चौकू 68, पीछे कितना बचेगा 6, 6 के पीछे आ जाएगा 2, 17 तिये 51, 17 तिये 51, माइनस करो कितना बचेगा 11, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 17 को 7 से गुणा करोगे तो फिर 119 आएगा। अब ये आगे, अब इसमें 19 का भाग जाएगा, कुछ संख्याएं फिक्स है, ये अपवाद स्वरूप है। 19 का भाग जाएगा, 19 2 38, 5 बचेगा, 19 30 57, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में किसका भाग जाएगा 23 का। तो ये थोड़ा एक अपवाद स्वरूप प्रश्न आया है, जिसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, बार बार मिलाएं तो इसको अलग से थोड़ा ध्यान रखना कि जो 74 29 है उसमें अभाज्य गुणनखंड 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात क्या होगा 1 होगा। ध्यान रखना, इन बातों को आप विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। इतनी बड़ी संख्याएं नहीं आती, मैंने दो शुरुआत के जो सवाल करवाए थे आपको 140 और 156, ऐसी कुछ संख्याएं आती बोर्ड के अंदर, इतना पैटर्न हार्ड नहीं आता। ये दो सिंपल से सवाल थे, लेकिन इस सवाल को थोड़ा ध्यान रखना, अपवाद स्वरूप 7429 में सबसे पहले 17 का जाएगा, फिर 19 का, फिर 23 का, ये अपवाद स्वरूप बात है, इस बात का ध्यान रखना। 23 एक अभाज्य संख्या, 23 का भाग जाएगा। उम्मीद है कि पांचों के पांचों अभाज्य गुणनखंड आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए। अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, मेन मुद्दा ये। तो अगले जो 2 सवाल हैं, प्रश्न संख्या 2 उसके अंदर 3 सवाल है, और प्रश्न संख्या 3 उसके अंदर भी 3 सवाल है, वहाँ हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, और कल की क्लास में मैंने एचसीएफ और एलसीएम के सारे कंसेप्ट आपको बता रखे। चलो देखते हैं अगली स्लाइड में उसको। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 2। सवाल संख्या क्या कह रहा है, उसके अंदर टोटल 3 सवाल है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। क्या निकालना है, 2 संख्याएं आपको दे रखी, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और जो जांच करनी है वो करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो उस समय बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के, लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल कभी बराबर नहीं होता उनके एचसीएफ और एलसीएम के। ये बात मैंने आपको बता रखी। तो आपको 26 और 91 के पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर करनी है सत्यता की जांच कि क्या ऐसा ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलो चेक करते हैं, एक एक बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं, देर से समझने एक एक चीज को। ठीक है साहब, समझना इस बात को। विधि कौन सी लगा रहे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस विधि से हम निकाल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारे पास टोटल 2 संख्या है, तो दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहली हमारे पास संख्या है 26, दूसरी हमारे पास संख्या है 91। एक 26 है, एक क्या है 91। 26 में मुझे 2 का भाग लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो किसका भाग जाएगा 13 का ही जाएगा। तो 26 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, एक 2 का भाग गया, एक 13 का भाग गया, और अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब रही बात 91 की। 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी नहीं। 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 और 1 10 हो रहा है। 4 का वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 2 का नहीं जाता उसमें 4 का नहीं जाएगा। 5 के लिए 5 ही, 7 का भाग जा रहा है इसमें, बिल्कुल जा रहा है 7 का भाग। तो आप इसमें भाग लगाएंगे 7 का। आप कहेंगे सर कितनी बार जाएगा, तो 13 बार जाता है, 13 7 91 होता है, और 13 में किसका भाग जाएगा 13 का जाएगा। कितनी बार जाएगा साहब 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो मैं अगर 26 को लिखना चाहूँ तो 26 को अगर लिखेंगे तो 2 की घात 1 गुणा 13 की घात क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और जब मैं 91 को लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा 7 की घात 1 गुणा में लिखूंगा 13 की घात 1। है क्या यहाँ तक? ये तो पहला सवाल है अभी तक, तो अभाज्य गुणनखंड करना। अब निकालना है मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम, फिर सत्यता की जांच भी करेंगे। अब मुझे इन दोनों संख्याओं का पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 26 तथा 91 का, ठीक है। और मुझे एलसीएम भी निकालना है 26 तथा 91 का। एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इन दोनों संख्याओं का कि आएगा क्या। क्या बताया था मैंने एचसीएफ का कंसेप्ट? एचसीएफ का होता है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखो जो कॉमन है। तो आपको सर एक संख्या कॉमन नजर आ रही है, और वो संख्या है हमारे पास 13।
कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 13, क्योंकि 2 यहाँ है, घातों को भूल जाएं, 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं, तो 13 एक संख्या कॉमन है। अब इसकी जो घात लगानी है वो लगानी है न्यूनतम, तो यहाँ पर भी 13 की घात 1 है, यहाँ पर भी 13 की घात है, 13 की घात 1 ही रहेगी, और 13 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 13। तो इस पर्सन का जो HCF आया वो कितना आ गया? 13। है क्या कोई डाउट किसी को? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, हम समझ गए। दूसरी बात, LCM क्या होता है? LCM होता है सभी संख्याएं, 2 भी लेना है, 7 भी लेना है, और क्या लेना है? 13 लेना। क्या इसके अलावा कोई संख्या आई है कि आप कहेंगे सर कोई संख्या नहीं आई है? दूसरी बात, इनकी अधिकतम घातांक, तो 2 की अधिकतम घातांक 1 है, 7 की भी 1 है, 13 की भी 1 है, तो मैं यहाँ अधिकतम घातांक लगाने से कोई मतलब रहा नहीं वैसे भी। ठीक है सर, क्या हो जाएगा? तो 2 को 2 रखेंगे, इन संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, और जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 182। तो इन संख्याओं का जो आपके पास LCM आया है 26 और 91 का, वो कितना आया? 182, और LCM कितना आया? 13। क्या बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। अब यहां हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। आप कहेंगे सर वो कैसे होगी? तो यहां तो सवाल में दे रखा है सत्यता की जांच। सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच कैसे होगी? सत्यता की जांच का एक ही सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। जब भी कोई बात सिद्ध की जाती है तो ये जो बराबर का चिन्ह है, इधर वाली चीज को बायां पक्ष बोला जाता है, उधर वाली चीज को दायां पक्ष बोला जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी LHS और क्या है? RHS। अगर मैं LHS का मान निकालूंगा और RHS का निकालूंगा, अगर दोनों मान बराबर आ गए तो हमारी क्या हो जाएगी? सत्यता की जांच हो जाएगी। पहली बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, वरना एक काम करो, आपको LHS RHS सोल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों का मान लास्ट में बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है? एक तो 26 और 91 बराबर। HCF कितना आया? 13। कितना आया HCF? 13 गुणा LCM कितना आया? 182। ठीक है, कोई काट छांट नहीं करनी, बराबर चलाते रहो। 26 को 1 से गुणा करोगे 26 आएगा, हासिल कितना जाएगा? 2 जाएगा। 26 को 9 से गुणा करो, कितना आता है? 234, और 234 और 2 हो जाएगा 236। 23 66, तो इधर भी क्या आएगा? 23 66। क्या ये मान बराबर आ गया? क्या ये मान बराबर आ गया? क्या एकदम फोटोकॉपी नहीं आ रही है क्या? जो वैल्यू 2 संख्याओं को गुणा करने पर आई है वो की वो वैल्यू HCF और LCM को गुणा करने पर आई है। बोलो मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, इस सवाल को आप कैसे भी कर सकते हो, इसको LHS मान के कर लो, इसको RHS मान के कर लो, इतना ना करने की बजाय इतना कर लो, 2 नंबर का सवाल आने के पूरे चांसेस है। अभाज्य गुणनखंड करने पहला काम आने चाहिए। HCF कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक, LCM सभी संख्याओं की अधिकतम घातांक। ये हमने HCF और LCM निकाला। सत्यता की जांच, 2 संख्याओं गुणनफल हमेशा HCF और LCM के बराबर होता है, जो आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको करके बता दी, एकदम क्या आया? बराबर आया। है क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने किया पहले सवाल का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे सवाल का सॉल्यूशंस, तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या 2 का सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 510 और 92 का क्या निकालना? आपको HCF और LCM निकालना, फिर क्या करनी है? आपको सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो 510 और 92 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड, फिर उनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उनका निकलेगा HCF और LCM। देखो ध्यान से, आराम से देखना। पहला काम 510 और फिर दूसरा काम 92। क्या 510 में 2 का भाग लगाना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 0 है तो आपको 2 का भाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, 2 का भाग लगाया आपने, तो जो भाग जाएगा वो जाएगा 255 बार। 510 में 2 का भाग कितनी बार गया? 255। अब 255 में 2 का नहीं जा रहा तो 3 का जा रहा। देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12 होता है, 12 में 3 का जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 8 3 24,
5 दिए 15, 85 बार भाग गया। अब 85 में 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 5 13 होता है, तो इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 17 बार। 17 बार 85 होता है, कितनी बार भाग जाएगा? और 17 में किसका भाग जाएगा? 17। मैं कुछ संख्याएं बोलता हूँ, एक संख्या याद रखना 7, एक याद रखना 11, एक याद रखना 13, एक याद रखना 17, एक याद रखना 19, एक याद रखना 23, एक याद रखना 29। अगर ये कभी अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे तो बिना सोचे समझे इन संख्याओं में इन संख्याओं का ही भाग लगाना। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, पॉपुलर अभाज्य संख्या हैं जो ज़्यादातर आती है, तो इनमें इनका ही भाग लगाना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो 17 में 17 का भाग लगा दिया। 92 में 2 का भाग लगाया, भाग जाएगा 46 बार। 46 में 2 का भाग लगाया जाएगा 23 बार। अभी 23 बोला था, 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का और कितनी बार जाएगा? 1 बार इनका भाग जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास जो 510 है, क्या है? 510, उसको मैं अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखूंगा। 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1। और जब मैं 92 को लिखना चाहूँगा तो वो आएगी 2 की घात 2 गुणा आएगी 23 की घात 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में व्यक्त करती है। अब मेन मुद्दा शुरू होता है, मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 510 तथा 92 का क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। और मुझे एलसीएम भी निकालना है 510 तथा 92 का। मुझे एचसीएफ भी निकालना है 510 और 92 का, मुझे एलसीएम भी निकालना है 510 और 92 का। ये कैसे निकलेगा ध्यान देना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई नंबर जो दोनों में हो, ऐसी कोई संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर कॉमन तो यहाँ ओनली फॉर 2 नजर आ रहा है, तो यहाँ आएगा 2। अब आपको सर 2 की घात 1 लगाएं या 2 की घात 2 लगाएं, क्योंकि घात तो अलग लगा रखी, तो मैं कहूँगा आपको जो घात लगानी है वो लगानी है न्यूनतम वाली। तो न्यूनतम कितनी? 1। 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एलसीएम का मतलब होता है जो संख्याएं आपने कॉमन ली सारी ले लो। तो आपने एक तो संख्या 2 कॉमन ने ली, एक 3 काम में ली, एक 5 काम में ली, एक 17 काम में ली और एक क्या काम में ली? 23। क्या ये संख्याएं आपने काम में ली है क्या? 2, 3, 5, 17 और 23। अब इसके अंदर एलसीएम में क्या होता है? जो संख्याएं आपने ली उसकी अधिकतम घातांक लेनी। तो 2 की अधिकतम घातांक 2 है, बाकी 3 की अधिकतम 1 ही है, 5 की भी अधिकतम 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है। ये लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 की घात 1 का मतलब भी 17 ही होता है। ठीक है सर, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुणा, इन दोनों को गुणा करोगे 15 गुणा 17 गुणा 23, और जब सबको गुणा करोगे तो उत्तर आएगा इसका 23,460। ये मेरे गुणा भाग किए हुए हैं, आप कैलकुलेटर से या अपने मन से करोगे तो इनका जो पूरा गुणनफल आएगा वो आएगा 23,460। तो बोलो मेरा शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम अब हमारे दिमाग में आ गया, क्योंकि हमने 3 उदाहरण कर ली, अब दूसरे के 2 सवाल और कर लिए, अभी 4 सवाल और करने, क्योंकि दूसरे का तीसरा भी करना है, तीसरे के 3 सवाल और करने। और जिस दिन मैं कहूँगा तीसरे का तीसरा करवा दिया, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, किसी के भी कोई भी एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। तो है क्या कोई एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत? नहीं है सर। अब देखो क्या करना है, अब आपको करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी? 510 और 92। तो 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना? 2, एलसीएम कितना? 23,460। इन दोनों को गुणा करोगे तो 46,920 आएगा। ये गुणा आएगा, आप करके देख लेना, और इनका गुणनफल भी आएगा 46,920। क्या कोई दिक्कत आई क्या आपको? क्या आपके संख्याएं दोनों बराबर आ गई क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, कोई समस्या हमें नहीं है। उम्मीद है कि दूसरे का दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और बचा है
336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मैं उसको भी आपको करवाता हूँ। और उम्मीद है कि अब एचसीएफ और एलसीएम आपके दिमाग में हो गया कि एचसीएफ की कहानी क्या चल रही है, एलसीएम की कहानी किधर चल रही है। ठीक है, आराम से देखो, सत्यता की जांच केवल 2 संख्याओं में करनी और 3 संख्याओं में सत्यता की जांच नहीं करनी। प्लस एग्जाम्पल में हमने कहीं पर भी 2 संख्याओं में सत्यता की जांच नहीं की। आप सब कहोगे क्यों? क्योंकि वहां आपसे पूछा नहीं गया सत्यता की जांच करनी है या नहीं। जब सत्यता की जांच पूछे तभी सत्यता की जांच करनी, वरना सत्यता की जांच नहीं करनी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ध्यान रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल को करने में। तीसरा करवाता हूँ, फिर आगे की राम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक बार। अब देखो दूसरे का तीसरा सवाल करते हैं, और दूसरे के तीसरे सवाल में है 336 तथा 54। पहले करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, फिर काम करेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, फिर सत्यता की जांच। तो अब सिंपल ही है, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 2 संख्याओं को गुणा करवाना है और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करवाना, उत्तर हमेशा ही बराबर आ रहा है और आएगा। ये तो मैंने आपको सिद्ध करके पहले ही बेसिक में बता दिया। चलो सर देखो ध्यान से, पहला काम है 336 और एक संख्या है मेरे पास 54। इन दोनों संख्याओं का क्या करना है मुझे? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या मुझे 336 में 2 का भाग लगाना चाहिए? क्योंकि इकाई का अंक 6 है। अगर किसी का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग लगाना। ये बात तो हो जानी चाहिए क्लियर। ठीक है सर, 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? यहाँ जाएगा 16 बार। 16 दूना 32 और 8 दूनी 16, 168 बार। अभी भी मुझे 2 का भाग लगाना। कितनी बार? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 84 बार। अभी भी मुझे 2 का भाग लगाना चाहिए। कितनी बार? 42 बार। अभी भी मुझे 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 का भाग कितनी बार? 21 बार। 21 में तो 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये तो 3 के बारे में आता है। कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 में 7 का भाग कितना जाएगा? 1 बार। क्या 336 का आप अभाज्य गुणनखंड करने में सक्षम हो? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 336 तो हमारे बस की बात है। 54 देखो, 54 में 2 का भाग कितनी बार? 27 बार। 27 में तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार? 9 बार। 9 में 3 का जाएगा कितनी बार? 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। बोलो बेटा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने में? अब अभाज्य गुणनखंड को इनकी घातों के रूप में लिखते हैं, तो घातों के रूप में आराम से लिख सकते हैं। देखो कैसे, मेरे पास है 336, तो 336 में 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 336 में 2 की घात आएगी 4 गुणा 3 की घात कितनी आएगी? 1 गुणा 7 की घात कितनी आएगी? 1। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। फिर आप लिखेंगे 54 को, तो 54 में 2 कितनी बार आया? 1 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 की घात कितनी आएगी? 3। 3 की घात कितनी आएगी? 3। क्या आप अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में भी इसको व्यक्त कर दोगे क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब क्या काम है? अब है मेन काम एचसीएफ और एलसीएम का। तो मुझे एचसीएफ निकालना है किसका? 336 तथा 54 का। इन दोनों का ही निकालना है। और मुझे जो एलसीएम निकालना है वो भी निकालना है किसका? 336 तथा 54 का। ध्यान देना सर, एचसीएफ और एलसीएम के अंदर क्या कहानी चलेगी। एचसीएफ क्या होता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, अब तो एचसीएफ दिमाग में हो जानी चाहिए। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर कॉमन कौन है? इधर भी 2 है, घात को भूल जाएं, 4 और 1 नहीं देखें। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो इस बार मेरी 2 संख्याएं कॉमन, और जब 2 संख्याएं कॉमन होती है तो उनको गुणा में लिखा जाता है। तो 2 गुणा क्या लिखूंगा मैं? 3। तो मेरा 2 भी कॉमन है, 3 भी। अब जो कॉमन संख्या आई है इसकी न्यूनतम घातांक, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात कितनी? 1। तो मेरी न्यूनतम कितनी होगी? 1। तो 2 की घात 1 होगी। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो न्यूनतम कितनी होगी? 3। तो मुझे वो लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं का 336 और 54 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 6 आया। ठीक है साहब। एलसीएम क्या होगा? सभी संख्याएं, सभी में कौन आई? एक तो 2, एक 3 और एक क्या आया? 7। लेकिन एलसीएम में अधिकतम घातांक 2 की घात 1 है, यहाँ 4 है, तो अधिकतम 2 की घात 4। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो अधिकतम 3। और 7 की घात 1 ही है। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है? 16।
3 की घात 27 का 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 गुणा में 7। जब आप इनको गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3024। तो एचसीएफ आया 336 और 54 का 6, एलसीएम आया 336 और 54 का 3024। मैंने गुणा कर दिया ऑलरेडी, ध्यान रखें। अब करनी है आपको सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में दो संख्याएं कौन कौन सी? 636 गुणा 54, 636 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना आया? 6, एलसीएम कितना आया? 3024। आप जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे बेटा तो गुणनफल आएगा 18144। ये मेरे दिमाग में है, गुणा में फटाफट कर रहा हूँ। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी आएगा 18144। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सी कहानी है। अब इसमें ज़्यादा आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि ये कहानी चल कैसे रही। मेन कहानी ये है अभाज्य गुणनखंड 37वीं क्लास का चैप्टर होता है। यहाँ पर भी मैंने अभाज्य गुणनखंड खूब सारे सवालों के करवा दिए, उदाहरण 3 करवा दिए, फिर पहले के अंदर 5 सवालों में अभाज्य गुणनखंड समझा दिए, फिर इसके अंदर 6 संख्याएं आ गई, प्रत्येक में 2-2 आ रही तो 2-2 में और आ गई। अभी 6 सवाल और आ जाएंगे, 3 आएंगे, 3 के अंदर 2-2 संख्याएं, 3-3 संख्याएं, 9 और आ जाएंगे। उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। धातुओं में लिखा मेन काम है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ संख्या, कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक। एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याओं की अधिकतम घातांक लगानी है, गुणा भाग करना, उत्तर आ जाएगा। है क्या कोई किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपके सवाल संख्या दूसरा पूरा सॉल्यूशन, जिसके अंदर 3 सवाल थे। अगला सवाल है केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना, सत्यता की जांच वहां नहीं करनी। कारण है क्योंकि 3 संख्याओं का गुणनफल कभी बराबर होता ही नहीं एचसीएफ और एलसीएम के, तो 3 संख्याओं की सत्यता की जांच आपको नहीं करनी। वहां आपको निकालना एचसीएफ और एलसीएम। वहां 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं जल्दी अगली स्लाइड में, तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या 3 देखते हैं। 3 में भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और 3 संख्याएं 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। एक एक सवाल को बेसिक से करते हैं एकदम आराम से। देखो पहला सवाल करते हैं, पहले तो तीसरे का पहला, और अभाज्य गुणनखंड विधि से करना तो आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आराम से देखना। पहले हमारे पास है संख्या 12, फिर हमारे पास संख्या है 15, फिर हमारे पास संख्या है 21। 12 में भाग लगाएंगे 2 का, 6 बार जाएगा। वापिस 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। कर लोगे 12 के अभाज्य गुणनखंड? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आगे देखो। 15 में 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। 21 में 3 का भाग जा रहा है 7 बार, और 7 में 7 का भाग जा रहा है 1 बार। क्या किसी को कोई दिक्कत है कि अभाज्य गुणनखंड करने में? मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत अभाज्य गुणनखंड करने में तो नहीं होनी चाहिए। अब इनको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में। कैसे? कि जब 12 को लिखूंगा तो वो लिखूंगा 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 1। 15 को लिखूंगा तो वो लिखूंगा 3 की घात 1 5 की घात 1। और जब 21 को लिखूंगा तो वो लिखूंगा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ये मैंने इन तीनों संख्याओं को क्या लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब मुझे इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना? एचसीएफ। मुझे एचसीएफ निकालना किसका? 12, 15 तथा 21 का। और मुझे एलसीएम भी निकालना इन्हीं का। एलसीएम निकालना है 12, 15 तथा 21 का निकालना है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होता है? कॉमन संख्या। कौन सी कॉमन संख्या? 3 है कॉमन संख्या। ठीक है साहब, तो 3 आ गया हमारे पास कॉमन। इसकी न्यूनतम घातांक या अधिकतम तो 1 ही आई है तो 1 ही लगाना। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपके पास? 3। एचसीएफ कितना हो गया? 3। एलसीएम निकालना सभी संख्याएं। सभी संख्याओं में कौन? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और कौन आएगा? 7 आएगा।
2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, लेकिन 2 की घात 2 लगानी पड़ेगी, अधिकतम 2 आई है। 3 की 1 ही आई है, 5 की भी 1 आई है, 7 की भी 1 आई। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, और जब गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 420। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 420। तो ये इस क्वेश्चंस का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया कि एचसीएफ 12, 15, 21 का 3 आया है, एलसीएम आया है 12, 15 और 21 का 420। मेरे हिसाब से इस सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ये हमने कर लिया तीसरे का पहला सवाल। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं तीसरे का दूसरा। ठीक है, आज इस क्लास में हम ये 3 ही सवाल करेंगे तीसरे तक, ताकि आपके एससी और एलसीएम के सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बार देखो इसको। अब देखो करते हैं तीसरे का दूसरा और तीसरा सवाल। तीसरे के अंदर 2 सवाल थे, पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब करेंगे दूसरा और तीसरा। तो दूसरे सवाल में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दूसरे सवाल में मेरे पास संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या है मेरे पास 17, एक संख्या है मेरे पास 23 और एक संख्या है मेरे पास 29। अब मैंने आपको बोला था 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, 29 आ जाए, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें बिना सोचे समझे इन्हें का ही भाग लग जाएगा, बाकी किसी का ही भाग नहीं जाएगा। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 में 17 का भाग गया कितनी बार, एक बार। 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का कितनी बार, एक बार। 29 में 29 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। है क्या किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 17 को जब अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखेंगे, 17 को 17 की घात 1 लिखेंगे। 23 को जब लिखेंगे तो 23 की घात 1 लिखेंगे, और जब 29 को लिखेंगे तो 29 की घात क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बोलो बेटा किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं सर। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे किसका, 17, 23 तथा 29 का। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका, 17, 23 तथा 29 का। अब एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो तीनों में कॉमन हो। अब आपको सर ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन कहाँ है, 17, 23, 29 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस संख्या के गुणा में 1 है क्या? आपको सर बिल्कुल हो सकता है, इधर भी गुणा में 1 हो सकता है, इधर भी गुणा में कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आएगा बेटा वो आएगा कितना, 1। ये इस पर्सन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं वापस रिपीट कर दूं, जहाँ कुछ भी कॉमन नजर नहीं है, चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे कितनी हो, 3 हो, तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1। एलसीएम कैसे काम करेगा, एलसीएम में सभी संख्याएं लेनी, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इनकी अधिकतम घातांक सबकी 1-1 है। जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 11,339। 11,339 इस पर्सन का आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एलसीएम में सभी संख्याओं गुणा कर दिया। एचसीएफ में क्या किया कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आई ही नहीं। तो कॉमन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कितना होगा, 1। तो जो ये से अभाज्य संख्या है तीनों, किसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 से अभाज्य संख्या या 2 से अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको एकदम इजी वे में क्या हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। आगे क्या एकदम बात समझ में, बिल्कुल सर। तीसरा सवाल करते हैं, ध्यान से देखो, देखो एक बार इसको। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरे का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब मेरे को 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड यहाँ करने, कौन कौन सी है वो संख्याएं तीसरे सवाल में, 1 है मेरे पास 8, 1 है मेरे पास 9, 1 है मेरे पास 25। तो 8 में मुझे 2 का भाग लगाना पड़ेगा 3 बार, सॉरी 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार।
25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। ये हमने क्या कर दिए, इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घातों के रूप में लिखेंगे तो 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, और 9 को लिखेंगे 9 में 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 की घात 2, और जो 25 आया है उसको हम लिखेंगे 5 की घात 2। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो सर। अब मुझे इसका निकालना है एचसीएफ, मुझे इसका एचसीएफ निकालना किसका, 8, 9 तथा 25 का, और मुझे एलसीएम भी निकालना है किसका, 8, 9 तथा 25 का। इन तीनों संख्याओं क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। आपको सर फिर यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं उसका एचसीएफ कितना लिख देना, आप 1 लिख देना। कितना लिख देना, 1। तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना, 1। एलसीएम क्या, सभी संख्याएं, सभी में कौन, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। अधिकतम घातांक कितनी, 3, 2, 2, तो 3, 2 और 2 गुणा करोगे तो 8, फिर 9, फिर 25, और गुणनफल आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा बेटा जी, गुणनफल 1800। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्या कर लिए, सारे कंसेप्ट कर लिए हमने। तीसरे सवाल में तीनों सवालों को सॉल्यूशंस कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात ध्यान रखना, जहाँ कुछ भी कॉमन नजर नहीं है उसका एचसीएफ हमेशा 1 लिखना। कितना लिखना, 1 लिखना। आई होप आपको 1.1 के तीनों सवाल इजी वे में समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं, मैंने बोला था पहले कि पूरे सवाल करवा दूँ, लेकिन वीडियो और ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो 4 सवाल है, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां कल की क्लास में कर लेंगे। तब तक आपका काम है एचसीएफ और एलसीएम। 99.99% जो सवाल आते हैं वो इनमें से आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट पे। आगे इतने सवाल इजी हैं, इतने बारी ने छोटा सा वीडियो बनेगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कल की क्लास में। तब तक आप रिवीजन करो और इनका सॉल्यूशंस देखो। थैंक यू।